नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट चार्ट की फाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। अंतः उपचुनाव में रिकॉर्ड तोड़ मतदान के बाद अब निगाहें सबकी 14 नवंबर को घोषित होने वाले परिणाम पर टिकी हैं। अंतः विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला रहा। लेकिन इस राजनीति के त्रिकोण में कौन बाजी मारेगा, इसकी चर्चा सब जगह पर है। कुल 15 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो चुका है और अब मतगणना 14 नवंबर को सुबह 8 बजे से शुरू होगी और 20 राउंड में पूरी होगी। ऐसे में हम सब की नजरें हर राउंड पर बनी हुई है, लेकिन जीत का सेहरा किसके सिर पर सजेगा, इस पर आज करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए। अंतः उपचुनाव में शुक्रवार को मतगणना होगी। बीजेपी, कांग्रेस और अन्य उम्मीदवारों की धड़कनें तेज हो गई हैं। शुक्रवार को मतगणना की प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शुरू होगी। अंता में भाजपा से मोरपाल सुमन और कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया के बीच मुकाबला है। निर्दलीय नरेश मीणा ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। वोटिंग प्रतिशत को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से हार जीत की समीकरण लगाने में जुटी है। भारी मतदान को लेकर कांग्रेस प्रमोद जैन भाया की जीत का दावा कर रही है। अंता में चुनाव जीतेंगे हम लोग, लगता हमें तो। अंता में चुनाव जीतेंगे हम लोग, लगता हमें तो। अंता सीट को लेकर बीजेपी जीत पर आश्वस्त है। बीजेपी का दावा है कि विकास कार्यों और संगठन के मजबूती के दम पर पार्टी अंता उपचुनाव में शानदार प्रदर्शन करेगी। किसके साथ है सर? प्रमोद जैन भाया नरेश। जनता पार्टी जीतेगी कोई भी फाइट में हो। किसके साथ है सर? प्रमोद जैन भाया नरेश। जनता पार्टी जीतेगी कोई भी फाइट में हो। निर्दलीय नरेश मीणा के वोटर मुखर थे। नरेश मीणा ने आक्रामकता के साथ चुनाव लड़ा और मुकाबले को लेकर त्रिकोणीय बना दिया। तीनों उम्मीदवारों के लिए आज की रात भारी है। तीनों को शुक्रवार के नतीजों का इंतजार है, क्योंकि 14 नवंबर के नतीजे से पता चलेगा अंता की जनता ने किसे अपना विधायक चुना है। आज 8 की फाइट में प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा इसी मुद्दे पर। तो अंता में मतगणना से पहले आज की रात भारी है, और भारी इसलिए क्योंकि सबके मन में सवाल यह कि अंता जीतेगा कौन। सबके अपने अपने दावे। बीजेपी का दावा है कि हम जीतेंगे, कांग्रेस कह रही है हम जीतेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नरेश मीणा ने इस पूरे चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया। ऐसे में आखिर किसके जीत के दावों में दम है, इस पर भी आज चर्चा करेंगे। बात करेंगे जीतेगा कौन और किस वजह से जीतेगा, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े। उससे पहले आज के सवालों पर नजर डालते हैं कि सवाल नंबर 1, अंता में आज की रात भारी, कल किसकी बारी, क्योंकि कल उसी की बारी जो जीत जाएगा, लेकिन जीतेगा कैसे और कौन जीतेगा, ये सवाल अभी सबकी जुबान पर है, सबके मन में है। सवाल नंबर 2, बदलाव का ट्रेंड हर बार क्या होगा इस बार, क्योंकि अंता की धरती पर सियासत की जो कहानी है वो बदलाव के साथ लिखी जाती है हर चुनाव में। ऐसे में इस बार अंता की धरा से अंता के मतदाताओं ने क्या इस बदलाव की कहानी में कुछ और लिखा है, या वाकई जो ट्रेंड चला रहा है उसी पर अंता के मतदाता ने मुहर लगाई है, ये भी देखने वाली बात होगी। सवाल नंबर 3, अंता के रिजल्ट के बाद बड़ा उलटफेर होगा, इसकी भी चर्चाएं हैं। जैसे कि मैं पहले कह रहा था, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल, आज इस पर भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि अंता का रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद क्या सरकार में भी बड़ा उलटफेर होगा, या सिर्फ प्रदेश की राजनीति में भी बड़ा उलटफेर हो सकता है, जिसमें विपक्ष भी शामिल है। तीर प्रदेशाध्यक्ष से लगा करके बाकी आगे तक जाता है। इस पर भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, तो सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं आज के हमारे मेहमानों के साथ। मुस्कुराते हुए चेहरों के भीतर एक बात तो जरूर है कि आखिर कौन जीतेगा, क्या होगा किसका, यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण। हमारे साथ सुरेश गर्ग साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। यशवंत सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और डॉक्टर वरुण पुरोहित जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर सबके तीरों को देखेंगे कि किस में कितना दम है। सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। जैमिनी साहब, आपको क्या लग रहा है, आज हमने यही नाम दिया कि यही रात अंतिम और यही रात भारी, वाकई ऐसा है?
देखिए, निश्चित रूप से कल जो परिणाम आएंगे वो जो भी प्रत्याशी और उनके समर्थक हैं उनके लिए आज की रात भारी है। लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी, कौन हारे कौन जीते। फलोदी सट्टा बाजार में कल प्रमोद जैन भाया के 1.5 रुपए भाव थे, आज 50 पैसे हो गए। लेकिन ये सट्टा बाजार है, हकीकत कल खुलेगी। और तो इसमें मैं जमीनी साहब थोड़ा सा रोक रहा हूँ, वो 1.5 रुपए वाले भाव थे, ये क्या संकेत, और 50 पैसे हुए, इससे क्या समझे हम? कमजोर हुई 1.5 रुपए वाले संकेत से तो ये था कि प्रमोद जैन भाया हार गए थे चुनाव जी। लेकिन आज जो बाजार खुला वो 50 पैसे खुला है। अच्छा, इसका मतलब प्रमोद जैन भाया की स्थिति ठीक है। अब क्या होगा परिणाम ये बाद में देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज देखने को मिली कि नरेश मीणा ने इस चुनाव में स्थापित किया कि डिजिटल मीडिया यानी उनके जो फेसबुक फॉलोवर है 4,88,000 है, मोरपाल सुमन के 22,000 है और प्रमोद जैन भाया जो बड़े नेता उनके केवल 19,000 फॉलोवर है। और जिस तरीके से पूरी कांग्रेस नरेश मीणा पर अटैकिंग रही, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पटना में बयान। उन्होंने पटना में जाकर कहा कि 2009 में वैभव गहलोत को सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ने का ऑफर आया था, लेकिन नमो नारायण मीणा जी ने कहा कि नहीं मैं ही लड़ूंगा, और वो लड़े, केवल 300 वोट से जीते। और उसके बाद 2014 में लोगों ने रुकवा दिया। किसने रुकवाया? सचिन पायलट ने अपरोक्ष रूप से। फिर 2019 में मैंने लड़वाया। अब आप देखिए नरेश मीणा के लिए वो कहते हैं सब्र रखना चाहिए। नरेश मीणा की उम्र और उनके बेटे की उम्र में महज 1 साल का अंतर है। 1979 का बर्थ है नरेश मीणा का, 1980 का जन्म है वैभव गहलोत का। यानी अपने बेटे के लिए अलग मापदंड और दूसरे बेटे के लिए अलग मापदंड। जो पटना में उन्होंने ललन टॉप से हटे पत्रकार के लिए जो बयान दिया उससे साफ जाहिर है कि अपनों के लिए कांग्रेस में अलग रूल है और गैरों के लिए दूसरे रूल है। दूसरा इंपॉर्टेंट कि जो इनके प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने केसी वेणुगोपाल को शिकायत की है कि सचिन पायलट ने इस चुनाव में हमारे साथ गड़बड़ की अगर हार जाते हैं तो, क्योंकि उनको डर है कि अगर चुनाव हार गए तो मोरिया मेरे बुलने वाले हैं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर सीधा अंता का असर पड़ेगा। और गोविंद सिंह डोटासरा 3 बार गए हैं। यह भी बताता है कि कहीं न कहीं खोफ है, कहीं न कहीं डर है कि कांग्रेस आला कमान, और जिस तरीके से सुखजिंदर रंधावा खाली सभा में नाराज हुए, ये एक इंपॉर्टेंट है। तीसरा, बीजेपी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यह है कि भजनलाल जी ने वहां जाके माहौल जमाया। और राजस्थान की मैं कहूंगा हाड़ौती की राजमाता ने 5 दिन वसुंधरा राजे जी ने अंता में बिताए और अंता के एक एक पंच पटेल से बात की। यानी उनकी प्रतिष्ठा पूरी तरह दांव पे लगी हुई है। अब जीतता कौन है? जो नरेश मीणा कह रहे हैं। लेकिन नरेश मीणा ने अच्छी मेहनत की, अच्छा चुनाव लड़ा जमीनी साहब, और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी बहुत मेहनत की वहां पर जाकर के। और वहां पर मैं खुद ही कह रहा हूं कि भजन लाल जी का जो विजनरी विनिंग प्लान है वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी कि नरेश मीणा को लेकर कांग्रेस आखिरी दिन जिस तरीके से पूरे नेता उन पर टूट पड़े, यानी मोरपाल सुमन को मैं कहूंगा भाग्यशाली आदमी है। मोरपाल सुमन पर न तो नरेश मीणा ने अटैक नहीं किया, न कांग्रेस ने अटैक किया। जो लड़ाई हुई केवल नरेश मीणा की और कांग्रेस की हुई, यानी कांग्रेस ए और कांग्रेस बी। और वो जो नजारा हमने देखा ही, जिस तरीके से शांति धारीवाल के समर्थक और उनके समर्थक गुंजल के समर्थक जिस तरीके से कोटा के रेलवे स्टेशन पर भिड़े, ये तमाम नजारे। लेकिन जमीन साहब गुटबाजी देखिए हर जगह है, हर अंदर खाने है, इसको भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं। वरुण जी बीजेपी में भी है, बीजेपी में भी है, लेकिन बिल्कुल वरुण जी क्या बदलेगा राजस्थान में अंता के नतीजों से? जी देखिए हेमंत जी, अंता के नतीजों से 2-3 लोगों पे ज्यादा फर्क पड़ेगा। अभी आपने कांग्रेस की बात की, तो कांग्रेस में गोविंद सिंह डोटासरा के तो वैसे भी 5-6 साल हो गए, तो बदलाव के टाइम समय पर ही है, कभी भी बदलाव हो सकता है कांग्रेस पार्टी में। तो इसलिए उसको अपन ये कहें गाज गिरेगी हारने पर, तो मैं नहीं मानता, क्योंकि 6 साल चल रहा है आदमी का, तो कहीं ना कहीं तो 6 साल 5 साल 7 साल में आदमी बदलता ही बदलता है। इसलिए कांग्रेस को मैंने शुरू से कहा कि खोने को कुछ नहीं, कि वो सीट बीजेपी की थी। अगर कांग्रेस उससे जीतती है उस सीट को, तो कांग्रेस का मॉरल बूस्टअप हो जाएगा आने वाले लोकल चुनावों के लिए। और ये वसुंधरा जी का प्रेस्टीज इश्यू शुरू से मैं कह रहा हूँ कि इलाका उन्हीं का, उनकी बार्गेनिंग पावर, अगर सीट जीतती है तो भारतीय जनता पार्टी में उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी कि उनकी खींचमतान तो केंद्र से चली रही है, और अगर सीट हारती है तो उनकी बार्गेनिंग पावर को प्रचारित ऐसे करेंगे भाई वसुंधरा जी का वहां पे कंट्रोल कम हो गया। तो उनकी बार्गेनिंग पावर कम होने से जो राजनीतिक नियुक्तियों की जो हम सुन रहे हैं लिस्टें बनी पड़ी हैं,
14 के बाद डिक्लेयर होंगी। अब क्या सच्चाई है वो तो बीजेपी वालों को पता। उसमें कहीं ना कहीं फेरबदल हो सकता है वसुंधरा जी की, वो सीट के आने या जाने के हिसाब से उनके आदमियों की जो लिस्ट उन्होंने दी होगी उनमें से काट छांट हो जाएगी। और अगर तो मंत्रिमंडल जीत में जाती भी है तो उसमें बदलाव हो सकता है वरुण जी। हाँ, मंत्रिमंडल पे भी आ रहा हूँ। मंत्रिमंडल में भी कुछ लोग तो हटेंगे। आपने ट्रेंड देखा, अपन ने गुजरात मॉडल भी डिस्कस किया था। जब जी। से मोदी सेंट्रिक बीजेपी हुई है, कुछ पॉजिटिव काम भी हुआ है। नेगेटिव तो पूरे देश भुगत ही रहा है, लेकिन पॉजिटिव काम भी ये हुआ है कि लगातार बदलाव करते रहे। 4 बार कोई सांसद है उसको हटा दिया, 2 बार का सांसद हटा दिया, नए लोगों को चांस दिया। उससे कोई स्टेगनेंट वाटर जो हो जाता है ना पॉन्ड के अंदर, वो न होकर एक वाटर फ्लो हो गया, जिससे फ्रेशनेस आती जा रही है। और इस चीज से ही 11-12 साल से भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टियों से आगे चल रही है। इसलिए ये कहना कि मैं मंत्रिमंडल में फेरबदल, और आपने गुजरात में 3-3 तो मुख्यमंत्री बदल गए, हो सकता है मुख्यमंत्री जी बदल जाए, 2 साल अभी पूरे हो रहे हैं उनके, अगले चुनाव से पहले बदल सकते हैं। और मंत्रिमंडल में तो कुछ ना कुछ फेरबदल तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो ये सरकार है, इसने अभी तक 2 साल में ऐसा प्रूव नहीं किया है कि कोई सरकार राजस्थान में चल रही है, जैसे कि अशोक गहलोत और वसुंधरा ये की तो एक सरकारें चलती परसेप्शन हैं। बनाया जाता है हर सरकार को लेकर नहीं, के वरुण परसेप्शन जी। नहीं। लेकिन मैंने आपको लेकिन हेमंत सरकार जी- तो चलती ही है, और वो चाहे कोई कुछ भी सरकारें कहे, तो- मुख्यमंत्री के पास मैं- उनके अपने विशेषाधिकार पावर्स तो होते ही हैं वरुण जी। ये तो आप देखिए कि नहीं, कांग्रेस सरकार नहीं, में भी ऐसे कह देते थे कि सरकार होटलों से चल रही है या होटल्स में नहीं, मेरी बात- ही घूम रही नहीं, है। तो इससे मैं मेरी आ बात तो जाऊंगा सुनो। सर वापस, लेकिन यशवर्धन जी, जी। ये मुस्कुराहट है, इसके पीछे डर है या फिर कुछ और कि आखिर नतीजा क्या आएगा? नरेश मीणा ने खेल बिगाड़ दिया या बीजेपी से आपका सीधी टक्कर? हेमंत जी, जो मेरे पास सूचना है जी कि जितने भी राउंड है उसके शुरू के 5 राउंड में मुकाबला त्रिकोणीय लगेगा, फिर छठे राउंड के बाद में बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर होगी, और आखिरी राउंड से पहले कांग्रेस जीत जाएगी चुनाव। हम जी, चुनाव और जीत रहे हैं, ज्योतिषाचार्य यशवर्धन सिंह जी के पांच राउंड आपने राउंड वाइज बता दिया, मतलब ये बड़ी बात है। वो आप बीजेपी पर ईवीएम हैकिंग के आरोप लगाते हैं, बीजेपी वाले कहेंगे यशवर्धन जी के पास कौन सी बूटी आ गई है पूरा राउंड वाइज। नहीं, ईवीएम हैकिंग पे हमने कोई आरोप नहीं लगाया। ईवीएम के ऊपर पूरी जो किताब लिखी है वो इन्हीं की राष्ट्रीय प्रवक्ता ने लिखी है कि ईवीएम लोकतंत्र के लिए किस तरह खतरा जी। है। अमेजन पर उपलब्ध है वो, डेमोक्रेसी एट रिस्क। जीवीएल नरसिम्हा राव जो इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो लेखक ने जितनी बार नहीं पढ़ी होगी उतनी कांग्रेस के नेताओं ने पढ़ दी उसको। बिल्कुल बताना जरूरी जी। है, क्योंकि ईवीएम को हमसे जोड़ा जाता है। तो मैं बता रहा हूँ कि लालकृष्ण आडवाणी जी ने उसका फॉरवर्ड लिखा जी। है। दूसरी बात, लेकिन ये पांचवें जो है राउंड के बाद ये बदलाव कैसे, ये मतलब इसको थोड़ा बताइए ना, समझाइए हमारे दर्शकों को। वो वहां पे जिस तरीके की डेमोग्राफी है जी। उसमें 5 राउंड तक त्रिकोणीय मुकाबला लगेगा। नरेश मीणा भी वोट लेकर जाएंगे। फिर छठे राउंड के बाद में बीजेपी और कांग्रेस में मुख्य मुकाबला होगा, और कांग्रेस, मेरा जो अंदाजा है, 7 से 8 हजार वोटों से कम आराम से चुनाव जीत रही है। और दूसरी बात जो मैं इंपॉर्टेंट कहना चाह रहा था, 7 से 8 हजार वोटों से। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो ये लिख लेता हूं मैं, कल सुबह 8 बजे मिलेंगे, 8 बजे शुरुआत से मिलेंगे, तो ये पूछेंगे ना आपसे कि 7 से 8 हजार का 12 बजे तक क्या हुआ है। जी, इसमें एक बहुत सिल्वर लाइनिंग जो है इस पूरे अंता उपचुनाव की, मुख्यमंत्री जी के लिए एक बहुत शुभ चीज हुई है कि मुख्यमंत्री जी करीब 5 बार झालावाड़ में घुसने की कोशिश कर चुके थे इससे पहले, लेकिन 5 बार वसुंधरा जी ने उनको एंट्री नहीं दी थी। इस बार अंता का उपचुनाव हुआ, इस कारण से मुख्यमंत्री जी वहां जा पाए, प्रचार कर पाए, तो ये मुख्यमंत्री जी के लिए बड़ी जीत है। प्रचार क्यों, मुख्यमंत्री जी ने 2 बार वहां पर रोड शो किया, बाकायदा पूरी भीड़ के साथ, इतनी ज्यादा लोगों की तादाद के साथ रोड शो किया है। 2 बार उनको जाने की इजाजत मिली। ये मुख्यमंत्री जी की बड़ी जीत है कि वो राजस्थान वहां रहे, अंता में रुके, जा पाए, वरना 5 बार पहले सुरेश गर्ग साहब, 5 बार उनका प्रोग्राम कैंसिल हुआ। गर्ग साहब, 5 बार कैंसिल हो गया। ये आंकलन इनका 7-8 हजार से जीत का है कांग्रेस का। नहीं हेमंत जी, इनसे पूछे ना कि जीत के क्या कारण है। भाई कांग्रेस वो क्यों तो जीतेगी? जीत जाएंगे हम तो तब पूछेंगे कह रहे हैं ना। कि भाई भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और जीतेगी क्यों? हम उदाहरण दे रहे हैं ना, हम जीतेंगे क्यों। हमने महिलाओं के लिए काम किया, हमने युवाओं के लिए काम किया, हमने किसान के लिए काम किया, और हमने गरीब के लिए काम किया। किसान के लिए 2,40,000 करोड़ रुपए की सहायता पहुंचाई है पूरे 22 महीने में। युवाओं के लिए 95,000 सरकारी नियुक्तियां दी है, 1.5 लाख की लगभग की अभी प्रक्रिया दी ने। महिलाओं के लिए 450 रुपए में सिलेंडर दिया। गरीब के लिए गरीब कल्याण की बहुत सारी योजनाएं चल रही है। तो जनता ने 2023 में क्यों नकारा था प्रमोद भाया को? प्रमोद भाया को इसीलिए तो नकारा था ना कि इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। खान मंत्रालय के अंदर कितने भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। तो उस हिसाब से देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास तो प्रमाण है कि हमने 22 महीने के अंदर राजस्थान के अंदर सुशासन दिया,
हमारे जो संकल्प पत्र के जितने भी वादे थे वो पूरे हमने कर दिए। तो जनता तो उस चीज को देखेगी ना। 3 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी के, भाई सरकार हमारी, जनता को पता है कि 3 साल ये रहेंगे तो ये काम होंगे। यहाँ पे हमने 2 साल के जो काम बचे हुए काम है वो 3 साल में पूरे करने हैं। तो जनता उस चीज को देखती है। तो भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है। जिस तरीके से हमारा बूथ मैनेजमेंट, जिस तरीके से हमारा कार्यकर्ता ने वहां पे काम किया, जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हमारे मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, सब लोगों ने वहां पे वर्क किया, तो आप ये देखिए कि निश्चित रूप से हमारी जीत है। नहीं, वो आपने युवाओं की बात की, तो युवा तो लगातार चतुर्श्रेणी वाले पद बढ़ाओ के ट्रेंड चला रहे हैं। आपके लाइब्रेरियन वाले पद बढ़ाओ के ट्रेंड चला रहे हैं। 95 वाले प्रतीक्षा के अंदर हैं। 95,000 नियुक्तियां दी है जी हेमंत भाई। 95,000 नियुक्तियां दी है। 95,000 नियुक्तियों के अंदर मेडिकल लाइन में 40,000, तो चिकित्सा विभाग के अंदर में 40,000 नियुक्तियां। तो और फिर आप ये बता दो जितनी भी एग्जाम हुई है, एक में पेपर लीक हुआ तो बता दीजिए। इनके तो 19 एग्जाम हुई थी। तो मेडिकल वाले सीएचओ वाले नहीं पूछ रहे हैं कि उन्होंने क्या 18 घंटे मेहनत करता था, बेचारा दूसरे दिन पेपर लीक का पता लगता था। जी जी, एक मजेदार बात है कि आरोप कांग्रेस के प्रत्याशी पे लगे और जेल बीजेपी के प्रत्याशी, जेल बीजेपी के विधायक चले गए। आप बताइए, आरोप लगा रहे हैं, क्या मर्डर किया? नहीं बताइए, मर्डर किया प्रत्यक्ष ने? ये तो हम तो कानून का सम्मान करते हैं अजय साहब, हम कानून का सम्मान करते हैं। आपके तरह राहुल गांधी की तरह नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी ऑब्जेक्शन कर देते हैं। आप संवैधानिक संस्थाओं पे क्वेश्चन मार्क करने वाले लोग हो। संवैधानिक संस्थाओं पे क्वेश्चन मार्क करते हो, आप प्रश्न चिन्ह लगाते हो संवैधानिक संस्थाओं पे। हमारी आदत नहीं है संवैधानिक संस्थाओं पे प्रश्न चिन्ह लगाने का। बता दीजिए, मर्डर किया उन्होंने या भ्रष्टाचार के आरोप में उनको सजा मिली है? हम कानून का पालन करना जानते हैं, आप कानून की अवहेलना करना जानते हो। यही अगर मान लो आपका कांग्रेस का व्यक्ति होता तो अभी राहुल गांधी आ जाता, न्यायपालिका के ऊपर ऑब्जेक्शन लगा देता, न्यायपालिका के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा देता, जिस तरीके से बार बार वोट चोरी का आरोप लगाते राहुल गांधी जी। तो ये है भैया, ये है हमारा कैंडिडेट जीतेगा, मोरपाल जीतेगा भैया, जीतेगा और अच्छे मतों से जीत के आएगा। बताइए ना, कंवरलाल जी मीणा जेल में है ना, गुंडागर्दी की वजह से है ना। उन्होंने तो नहीं, तो बताओ ना आप लोग कौन से आरोप में गए, कौन से आरोप में गए, बता दीजिए। आप कौन से आरोप में गए बता दीजिए। ये न्यायपालिका का सम्मान, न्यायपालिका, हम न्यायपालिका पे क्वेश्चन नहीं करते आपकी तरह। राहुल गांधी जी जब चाहो जब न्यायपालिका पे क्वेश्चन कर देते हैं। दोष सिद्ध हुआ, आरोप में थोड़ी गए हैं वो तो दोष। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है हेमंत भाई। हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं और हम जनता के बीच में वापस जा रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस के दावे अपने वापस जा रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, बहुत सारे दर्शकों के मन में सवाल होगा जब आप कहते हैं बीजेपी और कांग्रेस पर ही सेंट्रिक होकर के बात करते हैं, नरेश मीणा की जीत की संभावनाएं है क्या और क्यों है? देखिए नरेश मीणा उसी कंडीशन में जीत सकता है जी। मीणा कम्युनिटी के साथ उन्होंने जो धाकड़ कम्युनिटी है, जो उसके अगर 60% वोट उनको मिले जी, वो अब वसुंधरा राजे जी ने वहां 5 दिन रहकर कह रहे हैं कि धाकड़ कम्युनिटी को वापस खींचा है, हीरालाल नागर को दूर रखा है, लेकिन नरेंद्र नागर और वहां की जितनी भी फोटो वायरल हो रही है, धाकड़ महासभा की महिला विंग की अध्यक्ष रही है, तो ये तमाम चीजें हैं कि उन्होंने धाकड़ मैनेजमेंट किया, वो उसका फर्क पड़ा। अब इंपॉर्टेंट चीज ये हो कि कंवरलाल मीणा जो मीणाओं के वोट लेके गए थे वो नरेश मीणा ले गए, तो प्रमोद जैन भाया को नुकसान हो। कहीं नरेश मीणा पर ये आशंका तो नहीं रही वोटर की, जैमिनी साहब की पहले कंवरलाल मीणा उसी तरह के दोष में ये सीट छोड़नी पड़ी थी, और क्योंकि नरेश मीणा भी उसी प्रोसीजर से गुजर रहे हैं, एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले, वो एसडीएम को पिस्टल दिखाने वाला मामला, तो क्या मतदाताओं के मन में एक शंका ये भी थी कि जिता देंगे, बीच में अगर सजा हो गई तो लफड़ा हो जाएगा, वापिस वही हालात, ऐसा भी रहा? देखिए जिस तरीके का उनका फैन फॉलोइंग थी जो सोशल मीडिया पे दिखी, उससे नहीं लगता कि वोटर के मन में ये थी। कहीं न कहीं उन्होंने अगर एससी वोट और जो माइनॉरिटी का वोट, जो शोएब खान उनके लिए गए, और जो राजपूत वोट है उसमें अगर राजेंद्र गुड़ागौस और हनुमान बेनीवाल जो गए, अब हनुमान बेनीवाल ने आज मुख्यमंत्री जी को एक न्योता दिया है कि 12 जून 2025 को एक कमेटी बनी है ग्रामीण पंचायती राज की, भारत सरकार की, प्रधानमंत्री ने बनाई है, उसमें भारत सरकार की तरफ से सदस्य हनुमान बेनीवाल है और अध्यक्ष मुख्यमंत्री भजनलाल जी हैं। तो उन्होंने कहा कि उसकी मीटिंग कराओ, यानी जो आज तक हनुमान बेनीवाल और भजनलाल जी मिल नहीं पाए हैं, तो ये आज मीटिंग का उन्होंने न्योता दिया है, तो ये एक अलग संदेश है। लेकिन नरेश मीणा ने चुनाव बहुत बेहतर ढंग से लड़ा, पूरा पीसफुल लड़ा, कोई ऐसा काम नहीं किया
जैसा उन्होंने समरावता में किया, सांकली में भले एक वोट पड़ा हो लेकिन सांकली में वो बैठे रहे। तो कुल मिलाकर अगर वो दूसरे नंबर पे रह जाते हैं और एक राष्ट्रीय पार्टी को तीसरे नंबर पे धकेल देते हैं या पहले नंबर पे भी आ जाते हैं, अगर धाकड़ कम्युनिटी ने 60% वोट दे दिया तो पहले नंबर पे आ जाएंगे। अगर एससी में जिस तरीके से उन्होंने बच्चों को लेकर बैठे, वो एससी के बच्चे थे, उनका अगर असर हुआ और एससी वोट दिया तो कांग्रेस तीसरे नंबर पर चले जाएगी। और एसडीपीआई जो माइनॉरिटी ने समर्थन दिया उसका असर, जो जाटों के भी वहां 8-10 हजार वोट है, उसमें से जाटों के वोट कितने हनुमान बेनीवाल की वजह से मिलते हैं, ये जरूर 8 तारीख के बाद उनका चुनाव उठा है। लेकिन जिस तरीके से वसुंधरा राजे और मुख्यमंत्री भजनलाल की जोड़ी ने वहां पसीना बहाया और सांसद दुष्यंत सिंह ने, और मोरपाल की किस्मत कि मोरपाल को किसी ने नहीं कोसा, यह बहुत बड़ी बात है कि मोरपाल के प्रति खुद नरेश मीणा ने कहा कि वो किसान के बेटे में कुछ नहीं कहूंगा। तो कांग्रेस का भी अटैक केवल नरेश मीणा पे रहा, क्योंकि नरेश मीणा से उनको खतरा है, क्योंकि उनका पूरा मीणा कम्युनिटी का वोट ले गए और किरोड़ीलाल मीणा नहीं गए। ये अगर पूरी तरह मीणा प्रताप सिंह सिंघवी भी तो नहीं गए, तो देखिए प्रताप सिंह सिंघवी का वहां कोई वोटों का असर नहीं है। जो वोट जैन कम्युनिटी के वही वोट भायाजी के पास, सीनियर विधायक तो हैं जैमिनी साहब। देखिए वो तो हीरालाल नागर भी नहीं आए, मदन दिलावर भी नहीं आए, हीरालाल नागर भी नहीं आए, मदन दिलावर भी नहीं आए। वो बीजेपी की रणनीति है। बीजेपी के कई स्टार प्रचारक भी नहीं पहुंचे। जी जी, गर्ग साहब जवाब देने इसका। गर्ग साहब बोलिए। देखिए हेमंत भाई, मैं कह रहा हूं कि हमने हमारा जो संगठन मजबूत, जिस तरीके से हमने चुनाव प्रचार किया, जिस तरीके से हमारा कैंडिडेट जो एक साधारण व्यक्तित्व वाला कैंडिडेट, एक जनमन वाला और एक धनमन वाला कैंडिडेट, एक भ्रष्टाचारी और एक निष्पक्ष छवि वाला कैंडिडेट, तो जनता उसी को चुनेगी ना जो निष्पक्ष छवि वाला है। अगर जनता का बदलाव अगर 2023 में कर दिया तो अभी दोबारा बदलाव करने की कहां आवश्यकता आएगी? जब 2023 के अंदर भायाजी को नकार दिया तो क्यों दोबारा चुनेगी जनता? बता दीजिए आप। तो हम ये कह रहे हैं कि एक तो हमारा विकास, तो हमने 22 महीने के अंदर जो सुशासन और जो डेवलपमेंट किया राजस्थान में। जी हाँ, जैमिनी साहब जो बात बता रहे हैं उससे इत्तेफाक नहीं रखते कि आप उस हिसाब। जी हनुमान जी, वो मैं एक बात कह रहा था हेमंत जी कि 14 तारीख के बाद नतीजे जो भी आएंगे, लेकिन राजस्थान की सियासत में बड़ा भूचाल आएगा। अभी चीफ सेक्रेटरी बदला है, जल्दी मुख्यमंत्री का सेक्रेटरी बदलेगा और कई मंत्रियों के विभाग छिनेंगे। और जिस तरीके से मदन राठौड़ जी कह के आए कि मोरपाल जीत गया तो लाल बत्ती लगेगी, तो अगर मोरपाल जीत गया तो लाल बत्ती किसके लगेगी? इसका मतलब मंत्रिमंडल का बदलाव होगा। और मदन राठौड़ जी का भी मैं कहूंगा कि कैटलिस्ट की तरह काम किया उन्होंने। वसुंधरा राजे जी और मुख्यमंत्री जी को बहुत बैलेंस वे में। जी, ये तो गर्ग साहब भी जानते हैं। गर्ग साहब छोटी सी 10 सेकंड के। जी जी हेमंत भाई, मैं बार बार यही कह रहा हूं कि भाई मुझे ये बताओ ना, आधार क्या है? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के हारने का आधार क्या है? हम कह रहे हैं सब विकास के मुद्दे पे हम जनता के बीच में गए। हमने 22 आधार केवल दाकड़ वोट खिसक गए। देखिए ये दाकड़ वोट खिसक गए तो हारते हैं। ये नहीं बताया कि हमारी भारतीय जनता पार्टी ने ये नुकसान किया 22 महीने के अंदर। भारतीय जनता पार्टी ने अगर जनता का काम नहीं किया तो बात समझ में आती है। 22 महीने के अंदर हमने युवाओं के लिए काम किया। ठीक है यशवंतन जी, क्या पूरा का पूरा खेल इस आमने सामने रहा कि एक भ्रष्टाचारी और एक ईमानदार, एक किसान का बेटा और एक पैसे वाला, जो बीजेपी प्रवक्ता कर रहे हैं। हेमंत जी, मोरपाल जी, आदरणीय मोरपाल जी कहीं सीन में ही नहीं थे। वहां चुनाव वसुंधरा जी लड़ रही थी, कैंडिडेट थे नहीं वहां पे, इसलिए उनके ऊपर कोई अटैक की बात भी नहीं थी। और हमारे जो कैंडिडेट हैं उन्होंने तो जिस दिन से कवरलाल जी मीणा जेल गए हैं उसी दिन से तैयारी कर ली थी। उन्होंने कोर्स को 5-6 बार रिवाइज कर लिया था। इसलिए वो किस बात की कैंडिडेट ही नहीं है तो क्या करोगे? तो आप उसी दिन से तैयारी कर, पूरा चुनाव बहुत अच्छे से मैनेज हुआ है। नहीं है ना आपके पास? तो कल रिजल्ट आएगा, पता लग जाएगा आपके पास। तो एक भ्रष्टाचारी को उतारना ही था। भाजपा के विधायक जेल गए, जेल जाने के कारण दोबारा से अंता की जनता को उपचुनाव, तो वो भी तो आपको सीधे चुनौती दे रहे हैं कि ये भी जिस तरह के काम किए, भ्रष्टाचार के आरोप, उस पर जांच चल रही है, वो जाएंगे। 2 साल हो गए, जांच करवाओ ना। जांच तो एक दिल्ली की नहीं करवाते। साहब, राहुल गांधी जी जमानत में है, आपके महेश जोशी जी जेल में बंद है, उनको जमानत नहीं हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पीएसओ जेल के अंदर है। निकला ही नहीं। अब आप बताओ ना साहब, पीएसओ मुख्यमंत्री का पीएसओ जेल के अंदर है, यानी कि मुख्यमंत्री की मिलीभगत हो सकती है ना उसके अंदर। पीएसओ जो है, आप देखिए महेश जोशी जल जीवन मिशन के अंदर जमानत नहीं हो पा रही। तो आप देखिए ना, कितने आरोप लगाए यूपीए पर, कितने आरोप लगाए, क्या हुआ उसका?
2G स्कैम के बारे में कोर्ट ने क्या कहा कि बिल्कुल फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, कोई घोटाला था ही नहीं। कोयला घोटाले में कोई नहीं निकला, CWC में कोई नहीं निकला, कलमाड़ी बरी हो गए, ये केवल चिल्लाने में माहिर है। नहीं, कोर्ट ने ये जल जीवन मिशन वाले में तो नहीं कहा कि घोटाला नहीं है, लेकिन फिर भी वरुण जी बताइए, 2G में बताइए। नहीं, कोर्ट ने ये तो नहीं कहा कि जल जीवन मिशन में घोटाला नहीं हुआ है अभी तक तो, और अगर ऐसा होता तो फिर महेश जोशी की जमानत क्यों नहीं हो पा रही। लेकिन वरुण जी, मेरा सवाल इससे इतर है, त्रिकोणीय मुकाबले की बात हो रही है, सबके अपने अपने दावे हैं, मेरे को 3 संभावनाएं इस त्रिकोणीय मुकाबले में बता दीजिए कि आखिरकार तीनों के पक्ष में एक-एक संभावनाएं क्या और कैसे बन रही है, बिल्कुल संक्षेप में सर। हेमंत जी, एक तो आपने बात की थी राजस्थान बदलाव की, तो जो बिहार का कल चुनाव आएगा ना, उसका भी फर्क पड़ेगा राजस्थान के ऊपर, कांग्रेस बीजेपी दोनों के लिए। दूसरे, आप जो तीनों की बात करें, मुझे लगता है बीजेपी और कांग्रेस में मुख्य मुकाबला रहेगा। हालांकि नरेश मीणा को अच्छे वोट मिलेंगे, लेकिन ये जो आप पॉइंट पूछ रहे हो, पॉइंट कह नहीं सकते। कल 80% वोटिंग हुई है, इतनी अच्छी बम्पर वोटिंग हुई है, तो जनता उदासीन तो थी नहीं वोट देने में। तो वो बीजेपी को हटाने के लिए वोट दे रही है या कांग्रेस को दोबारा वोट दे रही है, देखना पड़ेगा कल। इसके लिए तो बीजेपी के पक्ष में और सरकार के समर्थन में भी तो वोट दे सकती है जनता निकल करके। हाँ, बिल्कुल दे सकती है। वसुंधरा जी का मैंने कहा ना, वसुंधरा जी का प्रभाव उसमें शामिल है। चलिए, इन्हीं संभावनाओं के इर्द गिर्द आज की रात गुजारिए, कल सुबह क्या होना है ये देखा जाएगा। सुबह होने के बाद बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।